Hello everyone, welcome to शिवम एजुकेशनल एकेडमी। माई सेल्फ नैनी तांडी। और आज मैं आप लोगों को आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में बताऊंगी। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, हम पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं। उसी पीरियोडिक प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी है आयोनाइजेशन एनर्जी। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी है क्या? तो देखिए यहाँ, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम an isolated gaseous atom to from a gaseous ion is called ionization enthalpy और ionization energy of the atom। जैसा कि आप लोगों ने डेफिनेशन में पढ़ा, मैं आपको हर एक चीज़ के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी। आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड गैसियस एटम का मतलब क्या है? जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई एटम है ए, ठीक है। अब ये एटम जो है, सबसे पहले तो अगर आपको उस एटम की, उस एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी निकालनी है तो आपको उस एटम को गैसियस स्टेट में लाना पड़ेगा। उस एटम को गैसियस स्टेट में लाना पड़ेगा और ऐसा एटम जो आइसोलेटेड हो, जो फ्री हो, जिस पे को किसी भी टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करना चाहिए या फोर्स ऑफ रिपल्शन काम नहीं करना चाहिए, है ना। जो फ्री गैसियस एटम होते हैं, जो ना ही किसी से अट्रैक्शन फील करते हैं, ना ही किसी से रिपल्शन फील करते हैं, उस टाइप के एटम को जो गैसियस फॉर्म में रहे, उनको हम आइसोलेटेड गैस एटम बोलते हैं। अब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं क्या कि सबसे पहले, जैसे आप सबको पता है कि एटम जो होता है, ठीक है, आप लोगों को पता है क्या कि जो एटम्स होते हैं वो आपके सर्कुलर होते हैं। ये इस तरीके से आपको हर एक एटम का स्ट्रक्चर पता है, तो वो स्फेरिकल नेचर के होते हैं। अब हमने एक आइसोलेटेड गैसियस एटम लिया और हमको उसके लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का मतलब है जो उसके आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी बात कर रहे हैं। तो ये हमारा आउटर मोस्ट शेल है ना। आपको दिख रहा होगा कि ये जो लास्ट वाला शेल हमको मिला है, ये आउटर मोस्ट शेल है। अब हमको इस आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। इलेक्ट्रॉन को हमको इस आउटर मोस्ट शेल से बाहर निकालना है। तो आपको पता है कि ये जो न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। आपका जो न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन है। न्यूक्लियस, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन है। अगर आपको किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालना है, इस इलेक्ट्रॉन का आप चाहते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन को हम निकालें, तो हम कैसे इस इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं? तो हमको एनर्जी देनी पड़ेगी ना, हमको इस एटम को एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जो हम रिक्वायर्ड एनर्जी जो हम इसको देंगे, जितनी एनर्जी हम इसको देंगे इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसी एनर्जी को ही, रिक्वायर्ड एनर्जी को ही हम क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्लियर है? तो देखिए, ये डेफिनेशन बोलता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम टू फ्रॉम गैसियस आयन। अब जैसे ही आप किसी एटम में से, किसी एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को आप बाहर निकालते हैं। इलेक्ट्रॉन को आपने बाहर निकाल दिया। जैसे मैंने लिया कोई एलिमेंट ए, इसमें से मैंने उसको एनर्जी दी। एनर्जी देने के बाद मैंने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। अब वो इलेक्ट्रॉन एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, कितने भी आप इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला। इलेक्ट्रॉन के निकालते ही इसमें ये आयन में कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव आयन में। तो एक आइसोलेटेड एटम जो न्यूट्रल था,
इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद वो आयंस में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से हम आयोनाइजेशन एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं। अब आप देखिए, अब इसको हम देखेंगे पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल में आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे काम करती है, ठीक है। तो देखिए, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि लेफ़्ट टू राइट, देखिए लेफ़्ट टू राइट जो है, ठीक, लेफ़्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी जो है लेफ़्ट टू राइट वो इंक्रीज हो रही है और डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है। लेफ़्ट टू राइट आयोनाइजेशन इंक्रीज हो रही है और डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन डिक्रीज हो रही है। चलिए हम देखते हैं इसके पीछे का रीज़न क्या है। रीज़न सबसे पहले आपको मैंने लास्ट वीडियो में एटॉमिक साइज़ जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि लेफ़्ट टू राइट होता क्या है, एटॉमिक साइज़ जो है वो छोटी होती जाती है, वो डिक्रीज़ होती जाती है, ठीक है। एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होती जाती है कैसे? सबसे पहले अगर मैं लिथियम को बोलूँ तो उसका थोड़ा बड़ा साइज़ है, फिर बेरिलियम थोड़ा छोटा साइज़, फिर ये इस तरीके से साइज़ क्या होती जाती है, छोटी होती जाती है। तो लेफ़्ट टू राइट साइज़ डिक्रीज़ होगी। अब आपको पता है जितना छोटा साइज़ होगा किसी एलिमेंट का, है ना, जितना छोटा साइज़ है उसमें अगर मैं बोलूँ तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच उतना ज़्यादा अट्रैक्शन है। छोटे साइज़ में अट्रैक्शन ज़्यादा होगा क्योंकि वो एक दूसरे के पास होंगे, है ना। तो अगर मैं इस लिथियम को कंपेयर करूँ यहाँ के फ्लोरीन से, तो देखो फ्लोरीन का साइज़ बहुत छोटा है और लिथियम का साइज़ बड़ा है, तो हमको फ्लोरीन में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। साइज़ छोटा होने की वजह से, फ्लोरीन का साइज़ छोटा होने की वजह से हमको यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है। लेकिन एज कंपेयर टू लिथियम, अगर हम लिथियम की बात करें तो लिथियम का जो साइज़ है वो बड़ा है और उनमें अट्रैक्शन कम है। तो लेफ़्ट टू राइट होता ये है कि एक तो साइज़ छोटा है और दूसरा इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो उनके बीच में है उनकी बात कर रहे हैं। इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है, जो इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है न्यूक्लियस से, वो बहुत ज़्यादा है। इस वजह से फ्लोरीन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी और लिथियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी। तो आपने लेफ़्ट टू राइट का कॉन्सेप्ट देख लिया। अब हम देखते हैं डाउन द ग्रुप का कॉन्सेप्ट। डाउन द ग्रुप का कॉन्सेप्ट होता क्या है, आपको पता है कि अगर आप किसी पीरियड में नीचे की तरफ जाते हैं, ठीक है, हम जैसे अगर मैं बोलूँ हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाएंगे तो इनका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। अब साइज़ इंक्रीज़ क्यों होता है? क्योंकि नंबर ऑफ़ शेल बढ़ते जाते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ़ शेल जो होते हैं वो बढ़ते जाते हैं। अब नंबर ऑफ़ शेल बढ़ेंगे, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हर एक एलिमेंट का साइज़ आपको दिख रहा होगा। मैं आपको एटॉमिक साइज़ मैंने पढ़ाया था। तो देखिए इनका धीरे धीरे नीचे की तरफ साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होते जा रहा है क्योंकि नंबर ऑफ़ शेल इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता जा रहा है। जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो दूर होता जा रहा है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो ऑब्वियस सी बात है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से होगा क्या, इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा और हमको उतनी एनर्जी देनी नहीं पड़ेगी। तो इसलिए डाउन द ग्रुप में हमेशा यही होता है कि जैसे डाउन द ग्रुप हम जाते हैं, इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी कम होते जाता है, एटम का साइज़ इंक्रीज़ होते जाता है, नंबर ऑफ़ शेल इंक्रीज़ होते जाते हैं, तो आयनाइजेशन एनर्जी हमारी कम होती जाती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आज हमने आयोनाइजेशन एनर्जी देखी है। आगे की पीरियोडिक प्रॉपर्टी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।